उत्तर प्रदेश के शामली में फारूक नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने बुर्का और नकाब नहीं पहनने पर अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद उन्होंने उनके शवों को घर के आंगन में ही दफन कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने गड्ढे से तीनों शवों को निकाला तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक शामली के गढ़ी दौलत गांव में रहने वाले फारूक पत्नी और बेटियों को पर्दे में रखना चाहते थे। दावा किया गया कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी बिना बुर्के के मायके चली गई थी और इसकी वजह से वो बेहद गुस्से में थे। घर से बिना बुर्के और नकाब के निकली थी। इसी बेड पर जो आरोपी फारूक है उसने अपनी पत्नी ताहिरा को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त घर में गोली चलने की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में सो रही उनकी 2 नाबालिग बेटियां जाग गई थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि पत्नी की हत्या के बाद उनकी दोनों बेटियां पुलिस को बता देंगी। और आरोप है कि इसी डर की वजह से उस व्यक्ति ने अपनी दोनों नाबालिग बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। दावा किया गया कि उन्होंने 16 साल की अपनी बड़ी बेटी को गोली मारी, जबकि 14 साल की दूसरी बेटी का गला घोट दिया। उसने दूसरी गोली अपनी बेटी को मारी और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसकी तीसरी बेटी भी बाहर निकल कर आई। पुलिस के मुताबिक पत्नी और अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद उन्होंने शवों को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया और पुलिस ने दावा किया कि शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पहले से ही घर के आंगन में शौचालय बनवाने के नाम पर करीब 7 फीट का गहरा गड्ढा खोद रखा था। मतलब उस व्यक्ति ने हत्या करने और शवों को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। और उसी प्लान के तहत फारूक नाम के उस व्यक्ति ने घर के आंगन में खोदे गए गहरे गड्ढे में पत्नी और दोनों बेटियों के शव को दफन कर दिया था। खुद ही उसने इस गड्ढे को खोदा और इसमें माँ और 2 बेटियों को इसमें दफन कर दिया ताकि इस पूरे हत्याकांड का राज फाश ना हो सके। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने परिवार के दूसरे लोगों को यह बताया था कि उनकी पत्नी ताहिरा 2 बेटियों के साथ किसी दूसरी जगह किराए के मकान पर रह रही है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद परिवार के लोगों को उन पर शक हुआ और करीब 10 दिन बाद परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से आरोपी की पत्नी ताहिरा और उनकी दोनों बेटियों को ढूंढने की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने ताहिरा के पति फारूक से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि सख्ती से पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकलने के दौरान बुर्का या फिर नकाब पहनने के लिए दबाव डालते थे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी पत्नी और बेटियों को बुर्का पहनना मंजूर नहीं था। इसे लेकर उनका और उनकी पत्नी का झगड़ा भी होता था। पुलिस ने दावा किया पत्नी और बेटियों के बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो बुरी तरह चिढ़े हुए थे और उन्हें यह लग रहा था कि बुर्का न पहनकर उनकी पत्नी और बेटियों ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुलिस ने दावा किया इसी वजह से उन्होंने पत्नी के साथ अपनी 2 नाबालिग बेटियों की भी हत्या करने की साजिश रची और उसी साजिश के तहत 8 दिसंबर को वो अपनी पत्नी को मायके से घर ले आए थे। पुलिस के मुताबिक बच्चों के सोने के बाद देर रात उन्होंने पत्नी को चाय बनाने के बहाने उठाया और फिर तमंचे से सिर में गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनकर उनकी 2 बेटियां उठ गईं, जिसके बाद आरोपी ने उनकी भी हत्या कर दी। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति घर पे लेके आया यहाँ पे। बाद में पुलिस ने खुदाई करवाकर घर के आंगन में दफन तीनों शवों को बाहर निकाला। ट्रिपल मर्डर की इस घटना की वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत से भर गए और लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनके पड़ोस में रहने वाले फारूक ने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शव को आंगन में दफन करने के बाद वो बड़े आराम से घर में रह रहे थे और ये दिखावा करने में जुटे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के मुताबिक आरोपी शामली में ही एक होटल में रोटी बनाने का काम करते थे। पुलिस ने बताया बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो अपनी पत्नी और बेटियों से नाराज थे, उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। दावा किया गया कि इसीलिए उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत उन्होंने घर में पहले गड्ढा खुदवाया था और फिर कैराना से अवैध तमंचा और गोलियां खरीदी। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बुर्का नहीं पहनने की वजह से पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की खबर ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई और सभी पार्टियों के नेताओं ने बुर्का नहीं पहनने पर पत्नी और बेटियों की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। जाहिल है वो आदमी, जाहिल है, उसे पता नहीं है कि बीवी के क्या हुकूक होते हैं। वो जाहिल जानवर है। बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल ने इसे तालिबानी मानसिकता बताया और इसे बढ़ावा देने वालों पर भी एक्शन की मांग की। इस तरह की मानसिकता को आखिर कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े के बाद गोली चल गई। बवाल इंचौली थाना इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 34 पर हुआ। वहां पास के ही सिखेड़ा गांव और नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी दौरान दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। झगड़े के दौरान नगला मुख्तियारपुर गांव के एक लड़के पर तमंचा निकालकर गोली चलाने का आरोप लगाया गया। गोली सफेद रंग का स्वेटर पहने हुए सिखेड़ा गांव के लड़के की जांग में लग गई। गोली लगते ही वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई और सिखेड़ा गांव के लड़के आग बबूला हो गए। उन्होंने जमीन पर गिरे अपने साथी को उठाया और वहां मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखा ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी दौरान नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़कों ने उन्हें घेर लिया। उनमें एक लड़का हाथ में ईंट लिए हुए दिखा तो दूसरा लड़का तमंचा ताने खड़ा नजर आया। खुद को घिरा देख सिखेड़ा गांव के लड़कों ने उनके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ा दी। हालांकि इसके बाद एक लड़का सभी को समझाने और शांत कराने की कोशिश करता दिखा। अबे ओए शांति पकड़ ले, क्या कर रहे? ओए शांति से पकड़। ओए देखना बता कौन कौन हो? बेवजह क्यों ड्रामा कर रहे? क्यों ड्रामा कर रहे भाई? अरे भाई क्या हो गया? नू तो बता दे दोस्त। एक पल को लगा कि मामला सुलझ जाएगा और दोनों पक्ष शांत हो जाएंगे, लेकिन नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़कों के सिर पर मानो खून सवार था और बैट, विकेट, ईंट और तमंचा लेकर तैनात उन लड़कों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, जबकि उन्हें समझाने की कोशिश करने वाला लड़का लगातार उनसे शांत रहने की अपील करता रहा। लेकिन नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़के वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन लड़कों ने ट्रैक्टर चला रहे सिखेड़ा गांव के लड़के पर ईंट चला दी। हम करवा देंगे भाई, रहने दे। अरे रहने दे यार। अरे ओए भाई झगड़े ना करे करते यार, पागल तुम तो इतना बड़े समझदार आदमी। अरे समझदार आदमी यार भाई। ईंट से हमला होने के बाद ट्रैक्टर चला रहा लड़का भड़क गया। सिखेड़ा गांव के लड़कों ने भी नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़कों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश शुरू कर दी। गोली चला रहे सरेआम यहाँ। ये नगला ट्रैक्टर से दौड़ाए जाने के बाद नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़के वहां से भाग गए। लेकिन क्रिकेट मैच को लेकर हुए इस बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गोली लगने से घायल सिखेड़ा गांव के लड़के की तरफ से थाने में मामला दर्ज करा दिया गया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि घायल लड़के का अस्पताल में इलाज करवाया गया। उसके परिवार की शिकायत पर आरोपी पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया गया। इस पर पुलिस की तरफ से हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गईं। इलाके में तनाव को देखते हुए फोर्स भी तैनात कर दी गई। इधर दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जांच में पता चला कि पांचों शूटर दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को धर दबोचा। ये पूरा का पूरा ग्रुप हैरी बॉक्सर आरयू बिश्नोई के नेटवर्क का पार्ट है। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक हरपिंदर सिंह नाम के आरोपी ने जिगाना पिस्तौल से पुलिस पर कई गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। इन्होंने ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਰਾਉਂਡ ਇਹਨੇ ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ 9mm ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में मौजूद कोरिया गांव में 3 संदिग्ध लोगों के देखे जाने का दावा किया गया। गांव के एक व्यक्ति के मुताबिक उन संदिग्धों के पास हथियार और बड़े बड़े बैग थे। इस सूचना पर सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर ठगों ने रिटायर हो चुके एक इंजीनियर और उनकी पत्नी को करीब 70 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे करीब 53 लाख रुपए ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर फोन करते हैं और केस दर्ज होने का डर दिखाकर धमकाते हैं
और ठीक इसी तरह 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिटायर हो चुके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रमेश चंद्र के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। रमेश चंद्र पत्नी के साथ रहते, उनका एक बेटा अमेरिका में, दूसरा बेटा नोएडा में नौकरी करता है। उनके मुताबिक साइबर ठगों ने उन्हें इस बात की झूठी जानकारी दी कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल ने उनके खाते में 538 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। उसकी वजह से उनके खिलाफ मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने और जेल भेजने की भी धमकी दी गई थी। दावा किया गया कि साइबर ठगों की इस धमकी की वजह से पति पत्नी बुरी तरह डर गए थे और फिर उन दोनों ने साइबर ठगों की धमकी के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस के मुताबिक करीब 70 दिन तक साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस दौरान उनके बैंक अकाउंट से करीब 53 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। समय समय पर ये पैसे ये देते रहे। म्यूचुअल फंड्स उन्होंने ब्रेक किए, उन्होंने एफडी ब्रेक करके दिया। पति पत्नी के मुताबिक वो दोनों कई दिन तक एक कमरे में बंद रहे। हालांकि बाद में ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 30 टन खतरनाक केमिकल की मदद से चमकदार बनाए गए भुने हुए मिलावटी चने बरामद किए। जांच में पता चला मिलावटी चने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाए गए थे और इसकी सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोरखपुर में लाल डिग्गी इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से भुने हुए मिलावटी चने की 750 बोरियां बरामद की गईं। ये जो चना है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगाया गया था। लगभग 750 बोरी, कुल 28 से 30 टन जो है माल जब्त हुआ है। जांच में पाया गया कि भुने हुए चने को औरामीन नाम के खतरनाक केमिकल से चमकदार और पीला बनाया गया था। प्रथम जांच जो आई उसमें प्रूफ हो गया है कि इसमें केमिकल मिला के इसको पीला बनाया गया था, चमकदार बनाया गया था। जांच के लिए सैंपल भेजने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने भुने हुए मिलावटी चने को सील कर दिया। और गोरखपुर की तरह उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर करीब 2000 किलो मिलावटी चना जब्त कर लिया। जब्त किए गए चने की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें हापुड़ में मिलावटी चना बेचे जाने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर अधिकारियों ने हापुड़ की मंडी में छापेमारी की। इसी दौरान करीब 2000 किलो चना जब्त किया गया, जिसे रंगने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। ये वही चना है जिसमें कहा जा रहा है कि कोई केमिकल मिलाया जा रहा है इसको चमक दिखाने के लिए, ताकि बाजार में इसकी खराब गुणवत्ता होने के बावजूद भी बेहतर बिक सके। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मंडी के अलावा कुछ दुकानों में भी जांच की और भुने हुए चने की गुणवत्ता जांचने के लिए उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के कलेक्टर अचानक जिला अस्पताल का दौरा करने पहुंच गए। इस दौरान उन्हें मरीजों को दिए जा रहे खाने में कई गड़बड़ियां मिली। इसकी वजह से वो भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अरे यार नाश्ता नहीं बन रहा, मौखिक चल रहा है कि लेके चल रहा है? टीकमगढ़ के कलेक्टर के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को पर्याप्त खाना नहीं दिया जा रहा था, यानी दिन भर में मरीजों को जितना खाना मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने उस अस्पताल में खाना बनवाने वाली कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। टीकमगढ़ के कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और इसके बाद उन्हें पता चला कि मरीजों को फल, सलाद और बिस्किट जैसी चीजें भी नहीं मिल रही। इतनी मात्रा में दाल होना चाहिए उतनी नहीं थी, रोटियां कई जगह नहीं दी जा रही हैं, या फल था सेब फल नहीं मिल रहा है, बिस्किट नहीं मिल रहा है। टीकमगढ़ के कलेक्टर एक एक कर उस अस्पताल के कई वार्डों में गए और वहां भर्ती मरीजों से उस अस्पताल की व्यवस्था के बारे में सवाल किए। सुबह नाश्ता नहीं करते, इसके बाद वो उस अस्पताल में मौजूद रसोई में भी गए। वहां उन्होंने मरीजों को दिया जाने वाला खाना खुद चखा, क्योंकि उन्हें उस अस्पताल में बन रहे खाने को लेकर कई शिकायतें मिली थी। टीकमगढ़ के कलेक्टर के मुताबिक मरीजों के लिए खाने का जो मेन्यू तैयार किया गया उन्हें उस हिसाब से खाना ही नहीं दिया जा रहा और इसीलिए उस अस्पताल में भर्ती मरीज बार बार वहां के खाने की शिकायत कर रहे थे। टीकमगढ़ के कलेक्टर जब उस अस्पताल में पहुंचे तो वहां मरीजों के लिए खाना बन रहा था। उन्हें पता चला वहां करीब 300 मरीजों का खाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने दाल की मात्रा देखी तो वो दंग रह गए, क्योंकि वहां 300 मरीजों के लिए सिर्फ 1 किलो दाल बन रही थी। इसके अलावा रोटियां भी काफी कम नजर आई। ऐसे में कलेक्टर ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर के जिला अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिला। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते दिखाई दिए
और शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उस वार्ड में फिर से पेस्ट कंट्रोल करवाया, क्योंकि जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक बेड के नीचे 3 चूहे घूमते नजर आए और वार्ड में मौजूद उस बेड के ऊपर एक मरीज लेटा हुआ नजर आया। बेड के नीचे वाले हिस्से पर चूहे दौड़ लगाते दिखे। देखिए भाई, ये विक्टोरिया है, विक्टोरिया में ये है। और फिर बेड पर घूम रहे वो चूहे पास ही टेबल पर मरीज के लिए रखे हुए खाने और दवा के पास भी पहुंच गए। बताया गया कि आईसीयू में घूम रहे चूहों का वीडियो मरीज के परिजनों ने बनाया और फिर अस्पताल प्रशासन से शिकायत की। तो बात की एक बात यह कि कुछ भी हो जाए, सरकारी विभाग वाले उसमें से साफ निकलते रहेंगे क्या? फिर अस्पताल में चूहे दिखे, फिर पेस्ट कंट्रोल वालों को नोटिस दे दिया तो मान लें कि एक्शन हो गया। यानी कहीं फायर अलार्म बजेगा तो ये अलार्म को हथौड़ा मारकर बंद कर देंगे और बोलेंगे देखो अब अलार्म नहीं बजा। अरे भाई साहब, आग बुझानी थी ना, अलार्म की गलती थोड़ी थी। जबलपुर के जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते मिले, बेड के नीचे चूहे दौड़ लगा रहे, ऊपर मरीज लेटा हुआ, चूहे खाने और दवा के पास पहुंच गए। और अस्पताल वालों को कैसे पता चला? जब मरीज के परिवार ने वीडियो बनाया और शिकायत की। अस्पताल वाले कहते हैं पास में निर्माण काम चल रहा था, इस वजह से चूहे आ गए। आपने देखे नहीं? पहले बच्चों की जान जा चुकी है चूहों से, इतनी हाय तौबा मची थी, लेकिन आपको फिर भी कोई डर नहीं। कह रहे हैं कि रिपोर्ट मांगी, पेस्ट कंट्रोल वालों को नोटिस दिया। अरे पेस्ट कंट्रोल वाले तो जो करेंगे सो करेंगे, जिन लोगों को देखना होता है कि पेस्ट कंट्रोल में रहें वो क्या कर रहे थे। आपको पता ही नहीं चला कि वार्ड में चूहे हैं, आईसीयू वार्ड में। आपके घर में चूहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। उधर टीकमगढ़ जिला अस्पताल में कलेक्टर अचानक पहुंचे तो देखा कि मरीजों को खाना सही नहीं मिल रहा। 300 मरीजों के लिए 1 किलो दाल, चावल आधा कच्चा, रोटियां कम, फल सलाद बिस्किट कुछ नहीं। यानी वही सरकारी कहानी की कागजों में काम पूरा, मेन्यू में सब था, खाने में नहीं। कलेक्टर ने खुद चखा और भड़क गए, फूड कंपनी पर जांच के आदेश दे दिए। लेकिन क्या अधिकारियों को पता नहीं था खाना चेक कौन करता है? कलेक्टर आकर देखेंगे तब पता चलेगा कि खाने में क्या दिया जा रहा है। मरीज वीडियो बनाएंगे तब पता चलेगा कि आईसीयू में चूहे हैं। ये चूहे इन अधिकारियों के दफ्तर में क्यों नहीं मिलते? ये खाना ये लोग क्यों नहीं खाते पाए जाते? इनको खिलाओ ना यही रोज, और इनके यहां छोड़ो ये चूहे। फूड कंपनी, पेस्ट कंट्रोल कंपनी, इस सब से नहीं होगा। इनका इलाज करो तो अस्पतालों का इलाज अपने आप हो जाएगा। 100 बात की एक बात,